आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आज से भारत में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नो मनी फॉर टेरर नाम से इस सम्मेलन का आयोजन NIA कर रही है। NIA के DG दिनकर गुप्ता का कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस में 72 देश हिस्सा ले रहे हैं। हर देश के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका मिलेगा। इस कॉन्फ्रेंस का एक अहम मुद्दा नार्को टेररिज्म भी होगा। हालांकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जबकि चीन इसमें शामिल होगा। गुजरात के पहले चरण की 89 सीटों के चुनाव के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। इस प्लान के तहत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारने का फैसला लिया गया है। इस प्रचार में केंद्रीय मंत्री, राज्य के नेता जुटेंगे। इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार और अन्य प्रचारक निर्वाचन क्षेत्र में बड़े स्तर पर प्रचार करेंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी समेत योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान जैसे राज्यों के बड़े नेता भी जनसभा और सार्वजनिक बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बने एयरपोर्ट डोनी पोलो का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट का नाम अरुणाचल प्रदेश के सूर्य, डोनी और चंद्रमा यानी पोलो के प्रति सदियों पुरानी स्वदेशी श्रद्धा को दर्शाता है। इस दौरान पीएम मोदी 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम मोदी काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्या मामले में नलिनी श्रीहरन समेत 6 दोषियों को रिहा करने के 11 नवंबर के आदेश को चुनौती दी है। केंद्र ने उस फैसले के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की है। केंद्र ने कहा है कि मामले में अहम पक्ष होने के बावजूद उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना दोषियों को छूट देने का आदेश पारित किया गया। केंद्र ने कहा कि इस वजह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का साफ तौर पर उल्लंघन हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज श्रीहरिकोटा में अपने केंद्र से देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम S को लॉन्च करेगा। ये देश की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को नई ऊंचाइयां देगा। स्काई रूट एरोस्पेस ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये रॉकेट आज सुबह 11:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने इस रॉकेट की तस्वीरें भी साझा की। बता दें कि देश का पहला निजी रॉकेट अपने साथ 3 पेलोड अंतरिक्ष में ले जाएगा। इनमें 2 भारत के और एक विदेशी ग्राहक का पेलोड होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। राहुल ने गुरुवार को कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी और जेल में रहने के दौरान उन्होंने माफीनामे पर हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी और भारतीय नेताओं को धोखा दिया था। इस बयान पर महाराष्ट्र के CM, डिप्टी CM समेत कई नेताओं ने आपत्ति जताई। राहुल के बयान के कुछ घंटों बाद ही महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ बाला साहेब अंची, शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी टिप्पणी की निंदा करते हुए पूरे राज्य में भारी विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड में अवैध खनन मामले में CM हेमंत सोरेन से ED की पूछताछ देर रात करीब 10 बजे खत्म हुई। ये पूछताछ करीब 8 घंटे तक चली। ED ऑफिस जाने से पहले सोरेन ने कहा था कि मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। दरअसल ED ने सोरेन को राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। ED का दावा है कि उसने राज्य में अब तक 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से संबंधित घोटालों का पता लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनके 4 साल का कार्यकाल इसी साल 18 नवंबर को पूरा होना था, लेकिन उन्हें केंद्रीय धन शोधन रोधी जांच एजेंसी के प्रमुख के रूप में एक और कार्यकाल दिया गया है। इससे पहले ED निदेशक का कार्यकाल 2 साल का होता था, लेकिन अब इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये 5वीं बार है जब उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। बता दें कि संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। लखनऊ के चर्चित निधि गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी सूफियाना का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इसके तहत सूफियान की सूचना देने वाले को पुलिस 25,000 रुपए देगी। बता दें कि सूफियान पर 19 साल की निधि गुप्ता की हत्या का आरोप है। निधि गुप्ता के घर वालों का आरोप है कि सूफियान लगातार निधि पर धन परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। जब निधि ने उसकी बात नहीं मानी तो सूफियान ने उसे 4थी मंजिल से धक्का देकर मार डाला। फिलहाल मामला तूल पकड़ रहा है और पुलिस के हाथ खाली है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की विधायकी पहले ही रद्द हो चुकी है। अब वो आगामी रामपुर उपचुनाव में वोट भी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 16 के अंतर्गत चुनावी भ्रष्ट आचरण साबित हो जाने पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के नियम का हवाला दिया गया था।
जिस पर रामपुर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज अहम बैठक बुलाई। ये बैठक चंडीगढ़ के सिविल सेक्रेटरिएट में दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें कई अहम मसलों पर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता सीएम भगवंत मान करेंगे। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले सीएम भगवंत मान ने डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग की थी। बताया जा रहा है कि राज्य में आए दिन होती गैंगस्टर आपराधिक वारदातों को लेकर सरकार चिंतित है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव से ठीक पहले सामने आए टिकट कांड से आप पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पार्टी के 2 विधायकों अखिलेश त्रिपाठी और राजेश गुप्ता पर टिकट के बदले रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके तहत आज सुबह 11 बजे आप पार्टी के एक और विधायक राजेश गुप्ता को पूछताछ के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के दफ्तर बुलाया गया है। इससे पहले कैश फॉर सीट के आरोपों में घिरे आप के मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश त्रिपाठी को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने 10 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा। जरूरत पड़ने पर फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद गुरुवार को नए राज्यपाल के नाम की घोषणा हो गई। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नियुक्ति उनके कार्यालय का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। बता दें कि डॉक्टर आनंद बोस वर्तमान में मेघालय सरकार के सलाहकार हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 30 नवंबर तक चलेगा। इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि बंगाल में सीए पर टकराव के पूरी संभावना है। दरअसल विधानसभा में ममता सरकार निंदा प्रस्ताव पेश करेगी, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि बंगाल का शीतकालीन सत्र हंगामेदार हो सकता है। इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र में काफी हंगामा हुआ था। मार्च में बजट सत्र के दौरान टीएमसी और बीजेपी के विधायक सियासी रंजिश को चौंकाने वाला प्रदर्शन करने के लिए आमने सामने आए थे। जम्मू के सांबा और कठुआ से लगे सभी बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पुलिस पोस्टों को भी अलर्ट पर रखा गया है। आतंकी घुसपैठ की आशंका के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप को सीमा पार से एक तरफ भेजने के मामले में सामने आने के बाद इन इलाकों में आतंकी घुसपैठ का खतरा लगातार मंडरा रहा है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इन बॉर्डर पर पुलिस पोस्ट को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव के बीच पात्राचाल केस में शिवसेना सांसद संजय राउत की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इस केस में एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत को समन भेजा है और आज पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि मुंबई की विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी को अवैध और निशाना बनाने की कार्रवाई करार देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली थी और शर्तों के साथ जमानत दी गई थी कि जब भी एजेंसी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाएगी, हाजिर होना पड़ेगा। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उस मामले को पोषणीय माना है और इसी आधार पर याचिका को खारिज किया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। अब इस पर 2 नवम्बर को सुनवाई होगी। गुरुवार को बिहार सरकार में उद्योग मंत्री समीर महासेठ के कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हुई। समीर महासेठ के आवास समेत साकारा कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस पर आईटी की छापेमारी हुई। जानकारी के मुताबिक साकारा कंपनी कंस्ट्रक्शन के ओनर समीर महासेठ बताए जा रहे हैं, इसलिए आयकर विभाग के अधिकारियों ने साकारा कंस्ट्रक्शन के ऑफिस पर छापेमारी की। बता दें कि समीर महासेठ आरजेडी कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री है। हालांकि समीर महासेठ की माने तो साकारा कंस्ट्रक्शन कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को गुरुवार को श्रीनगर के नूरबाग इलाके में कुछ स्थानीय लोगों ने घेर लिया। अब्दुल्ला जब एक यात्रा से घर लौट रहे थे, तब एक व्यक्ति ने अब्दुल्ला को परेशान करना शुरू कर दिया। वो चिल्ला रहा था कि मैं 370 वापस लाऊंगा, जिसके बाद उस शख्स ने फारूक अब्दुल्ला के वाहन को भी तोड़ने की कोशिश की। हालांकि फारूक अब्दुल्ला के सुरक्षा अधिकारियों ने उस व्यक्ति को पीछे ढकेल दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर शक्ति भवन में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी ने विरोध प्रदर्शन किया है। हजारों की संख्या में बिजली अभियंता, जूनियर इंजीनियर और बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की धमकी भी दी है। बिजली कर्मचारियों ने 22 नवंबर से हर दिन 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और 29 नवंबर को अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज बागी बने बीजेपी के सिटिंग विधायक मधु श्रीवास्तव का विवादित बयान सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में गुजरात में बीजेपी छोड़ने वाले बाहुबली विधायक मधु श्रीवास्तव कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारा कॉलर पकड़े तो उसके घर जाकर मैं गोली न मारूं तो मेरा नाम मधु भाई नहीं। बता दें, मधु श्रीवास्तव गुजरात के वाघोडिया से 6 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी बीच नवासी मांगरोल मालियाहाटी विधानसभा सीट मालियाहाटीना में बीजेपी विरोधी बैनर लगे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी से नाराज अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने ये बैनर लगाए। इन बैनर्स में ऊना कांड मामले में केस वापस लेने की मांग की गई है। अनुसूचित जाति समाज के बैनरों पर अन्याय बंद करो का भी जिक्र किया गया है। इस बैनर्स पर साफ तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस क्षेत्र में न आने की चेतावनी दी गई है। गुरुवार रात करीब 10 बजे कोलकाता के SSKM अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भीषण आग लग गई। आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी और देखते ही देखते आग अस्पताल परिसर में बढ़ने लगी। इस दौरान पूरा अस्पताल धुएं के गुबार में समा गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद देर रात तक आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस को शक है कि स्कैनिंग मशीन में आग लगने की वजह से ये हादसा हुआ है। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की जांच अब आरोपी आफ्ताब के नार्को टेस्ट तक पहुंच गई है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आरोपी आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आफ्ताब के नार्को टेस्ट की मांग की तो आफ्ताब ने भी नार्को टेस्ट के लिए हामी भरी, जिसके बाद कोर्ट ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी। बता दें कि नार्को टेस्ट का इस्तेमाल पहले भी कई बड़े मामलों को सुलझाने के लिए किया जा चुका है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब जाने माने पंजाबी गायक बब्बू मान की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें फोन पर धमकी मिली है। अज्ञात व्यक्ति की ओर से बब्बू मान को फोन पर धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है। पंजाब पुलिस ने मोहाली के सेक्टर 71 स्थित बब्बू मान के मकान नंबर 407 में सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें, गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से कलाकारों में डर का माहौल है। वहीं सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त किए हैं। यूपी के एटा जिले में 1 नवंबर को हुई एटीएम से 26 लाख की लूट कांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 26 लाख में से 11 लाख रुपए और 10 आई कार्ड समेत 3 छात्र लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर एटीएम चोरी कांड में शामिल महिला समेत 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना का मुख्य आरोपी शहजाद, जो हरियाणा का रहने वाला है, वो अभी भी फरार है। साथ ही घटना में शामिल महिला विनीता की भी पुलिस तलाश कर रही है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तेनाली से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। दरअसल आरोपी कोटेश्वर राव पर कर्ज था और वो अपनी पत्नी स्वाति को जमीन बेचने के लिए कह रहा था, लेकिन स्वाति ऐसा करने से इनकार कर रही थी। वहीं आरोपी कोटेश्वर ब्यूटी पार्लर गया, जहाँ उसकी पत्नी स्वाति काम कर रही थी। जमीन बेचने वाले को लेकर एक बार फिर दोनों में विवाद हो गया और गुस्से में आकर आरोपी ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया और उसकी मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के वाशी एपीएमसी फल बाजार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि आग की बड़ी बड़ी लपटों को दूर से ही देखा जा सकता था, जिसके तुरंत बाद इस घटना के बारे में दमकल विभाग को सूचित किया गया। वहीं दमकल की 7 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि इस घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल एपीएमसी फल बाजार में आग लगने का कारणों का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। तेलंगाना के हैदराबाद में नकली हथियार का लाइसेंस बनाने वाले रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस की टास्क फोर्स ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो अपराधी ने लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों की नकली मुहरों का इस्तेमाल किया करते थे और नकली हथियार लाइसेंस तैयार करने के लिए जाली हस्ताक्षर भी करते थे। इनका मुख्य सरगना जम्मू का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों से 35 हथियार, 140 कारतूस और 34 जाली लाइसेंस समेत कई दस्तावेज जब्त किए हैं। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। ताजा मामला सीतामढ़ी का है, जहां दवा निरीक्षक नवीन कुमार को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं विजिलेंस टीम ने उनके राजधानी पटना स्थित आवास पर छापेमारी करते हुए सोने के आभूषण, चांदी की नकदी के साथ साथ कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं विजिलेंस टीम की कार्रवाई जारी है। विजिलेंस टीम को ड्रग इंस्पेक्टर के पटना के घर से 90,000 कैश,
7.49 लाख के सोने चांदी की ज्वेलरी और दूसरे सामान मिले हैं। साथ ही 2 प्रॉपर्टी के पेपर भी मिले हैं। उधमपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 800 किलोग्राम भुक्के के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल रूटीन नाका चेकिंग के दौरान उधमपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने i10 कार को रोका। जांच के बाद ऑयल टैंकर में छिपा कर रखा 800 किलोग्राम भुक्के की खेप को बरामद किया गया। वहीं नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, कार ड्राइवर भुक्के को कश्मीर से तस्करी कर ला रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मुंबई में एक महिला के साथ मारपीट कर शराब पिलाकर जान से मारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गोरेगांव में डिंडोशी की हद में रहने वाली 21 साल की लड़की बोरीवली में महिंद्रा ट्रक कंपनी में काम करती थी। लड़की के पिता ने बताया कि दहिसर पुलिस ने प्रियांकी के कपड़े जांच के लिए कलीना में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिए। परिवार का आरोप है कि अमय उनकी बेटी को जानबूझकर गगनचुंबी इमारत में लेकर गया। यूपी में गाजियाबाद की राजनाथ जेल से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ की जेल में बंद 140 बंदियों में एड्स की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 17 मरीज टीबी के भी मिले हैं। इन सभी बंदियों का इलाज एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर रही है। जेल प्रशासन का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मरीजों का इलाज चल रहा है। 140 कैदियों के HIV पॉजिटिव होने की खबर से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसके बाद सभी कैदियों का परीक्षण कराया जा रहा है। जेल की क्षमता 1704 बंदियों की है, जबकि यहाँ 5500 बंदी रखे गए हैं। देर रात गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने दर्जन भर लोगों को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था और एक SUV चला रहा था। कार ड्राइवर ने न सिर्फ 4 पहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि फुटपाथ पर खड़े 2 पहिया वाहनों को भी टक्कर मारी। घटना में एक लड़की गंभीर रूप से घायल हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है।